सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी थ्योरी पार्ट। ठीक, क्योंकि इसके थ्योरी में इतना कुछ है कि आगे जाके फिर आपको इसका जो यू कैन से न्यूमेरिकल है वो अलग से करने। न्यूमेरिकल थोड़े से ही है, इसके बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थ्योरी पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो हमारा टॉपिक जो है वो है ऑस्मोसिस। ठीक, लेकिन बेटा ऑस्मोसिस समझने के लिए पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो समझनी चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो फिर हम ऑस्मोसिस तक पहुंचेंगे। डिफ्यूजन, देखो बेटा जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, मान लो आपने एक कमरे में कहीं परफ्यूम की बोतल खोली, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? उस सारे कमरे में परफ्यूम फैल जाएगा, इजंट इट? सारे कमरे में परफ्यूम फैल जाएगा, यही होगा ना। तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from the region of high concentration to low concentration. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लो बेटे मेरे पास एक वेसल है और इस वेसल के अंदर मैंने वाटर ले लिया है। आई हैव टेकन अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, प्योर वाटर मैंने यहां पे ले लिया है। अब इस प्योर वाटर में बच्चों मैंने एक शुगर का क्रिस्टल डाल दिया, एक शुगर का क्यूब डाल दिया। दिस इज द क्यूब ऑफ शुगर, ये एक शुगर का क्यूब है। अब जो शुगर का क्यूब है इससे जो हमारे पास यू कैन से पार्टिकल्स हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है जी। सो दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सिंपल शब्दों में बोले तो डिफ्यूजन को हम बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमिक्सिंग, मिक्स हो जाना। एक गैस है जहां पे ज्यादा है वहां से कहां को जाएगी जहां पे वो गैस कम होगी। सो दिस मूवमेंट of particles from the higher concentration to lower concentration, it is called as diffusion. So diffusion is movement of particles from the region of higher concentration to that of lower concentration. या intermixing of two and more species can be called as diffusion. देखो बेटा डिफ्यूजन जो होती है ये along concentration gradient होती है, along concentration gradient. Now, what do you mean by along concentration gradient? इसका क्या मतलब है कि along concentration gradient? बेटा along concentration gradient का मतलब from the region of higher concentration to lower concentration, from region of higher concentration to lower concentration, बेटा इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है जी। गैसेस में भी डिफ्यूजन होती है, प्लस वन में पढ़ा है कि गैसेस इंटरमिक्स हो जाती हैं। ठीक, तो ये डिफ्यूजन हुआ करती। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। तो अगली कहानी हमारे पास आएगी ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ऑस्मोसिस हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट into the solution
through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane. This is very important. Semi permeable membrane. Now what do you mean by semi permeable membrane? पहले तो ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम द रीजन, यानी फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है जी। यानी इसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक लगाई है। नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? विच अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट ओनली थ्रू इट, जो अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट को ही मूव करवाने देती है, which allows the passage of solvent only through it, that is called as to be semi permeable membrane, जिससे सॉल्यूट पास ऑन नहीं होता, सिर्फ सॉल्वेंट पास ऑन होता है, उसको बेटे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा करते हैं, ठीक है जी। यानी अगर हम ऐसा बोले कि हमने अब दोबारा एक वेसल ले लिया, ठीक है, और इस वेसल में मेरे प्यारे बच्चों हमने वाटर ले लिया, इस वेसल में हमने वाटर ले लिया, ठीक है जी। और इस वाटर में बेटे हमने यहां पे एक थिसल फनल डाल दी, थिसल फनल ऐसी करके फनल होती है, और थिसल फनल के मुंह पर, उसके माउथ पर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्टकट में लिखा करेंगे एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया जिसका कि लेवल यहां तक है। सो इसको हमने ले लिया इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या कि हमारे पास जहां पे इसका सरफेस था, जहां पे इसका यू कैन से हाइट थी, वहां हमने एक निशान लगा दिया, ठीक। इसको थोड़ी देर की तरह हमने ऐसे पड़े रहने दिया कुछ टाइम के लिए। हम क्या देखेंगे, आफ्टर सम टाइम जो आपका यहां पे लेवल होगा, सॉल्यूशन उससे ऊपर जा चुका होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो यहां से यहां फ्लो कर गया होगा। So this flow of solvent into the solution, this flow of solvent into the solution is definitely called as, it is definitely called as osmosis. So osmosis is flow of solvent into the solution, that is called as osmosis. ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। नाउ बेटा यहां तो हमने सॉल्वेंट की बात की, पर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस ही हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसको कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane, हमने कहा बेटा it is flow of solvent from the region of low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane। मतलब क्या हो गया, इससे हमने बेटे यहां पर एक वेसल ले लिया और उसके बीच में हमने क्या किया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी।
See, this is a semi permeable membrane. ये मैंने लगा दी। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक काम होता है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट को मूव करने देती है, ये सल्यूट को इसके पास से मूव नहीं करने देती। ठीक है जी। अब इस साइड बेटे मैंने 1 मोलर ग्लूकोज ले लिया और इस साइड मैंने 2 मोलर ग्लूकोज ले लिया। ठीक, हमने ऐसा किया कि इसके ऊपर एक ना फ्रिक्शनलेस और मासलेस पिस्टन लगा दी इन दोनों के ऊपर, यानी यहां पे 1 मोलर ग्लूकोज था, यहां 2 मोलर ग्लूकोज था और यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी। और ये जो ऊपर वेसल है, इस वेसल में हमने यहां पर एक क्या लगा दी, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन लगा दी। सिमिलरली यहां पे फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन लगा दी। ठीक, पहले दोनों का लेवल मान लो बराबर था, पहले शुरुआत में हमने लेवल बराबर रखा था। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि ये जो पिस्टन है, आफ्टर सम टाइम आप ये देखोगे कि इसके लेवल में फर्क आ जाएगा भाई। ठीक, अब ये ऐसा बन जाएगा वेसल आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम हमारा ये वेसल कुछ इस तरह का बना हुआ दिखाई देगा। ध्यान देना प्लीज कि ये पिस्टन तो अपनी जगह पे ही है, इस वाली पिस्टन को कुछ नहीं हुआ है, ये पिस्टन अपनी जगह पर ही है, लेकिन यहां वाली पिस्टन थोड़ी ऊपर मूव कर गई बेटा। ठीक, यहां वाली पिस्टन थोड़ी ऊपर चले गई। ठीक है जी, यानी 1 मोलर के मुकाबले 2 मोलर हमने शुरुआत में इनिशियली इसके पिस्टन्स को क्या रखा था, बराबर। ये इनिशियली था और अब हमने क्या किया, यहां आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा कि ये पिस्टन ऊपर ये नीचे हो गई, यानी यहां से ये पिस्टन यहां होनी चाहिए थी। मूवमेंट क्यों हुई होगी, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन से 2 मोलर सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट जो हो गया वो मूव हो गया, उसकी ऑस्मोसिस हो गई। तो ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यानी जैसे डिफ्यूजन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, वैसे ऑस्मोसिस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हमारे पास हाई से लो, लेकिन ये कहां जा रहा है, लो टू हाई। ठीक, ये लो टू हाई है। अब देखो बेटा, डिफ्यूजन की जहां तक इसके साथ डिफरेंशिएशन करें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का फर्क देखें, तो सबसे पहली बात, ये फ्लो ऑफ एनी पार्टिकल्स, मे बी सॉल्वेंट मे बी सॉल्यूट, कोई भी चीज मूव कर रही है, जबकि यहां सिर्फ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है। पहली बात समझ लेना कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करता है, जबकि डिफ्यूजन में कोई भी पार्टिकल मूव कर सकता है, सॉल्वेंट भी सॉल्यूट भी, कोई भी मूव कर सकता है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है डिफ्यूजन, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बेटा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम रीजन ऑफ low concentration to high concentration, from region of low concentration to high concentration, against concentration gradient होता है। फिर इसमें यहां पे देखें तो हमारे पास no semi permeable membrane is needed, no semi permeable membrane is needed। कोई हमने यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है, नहीं लगाई है, जबकि यहां we need a semi permeable membrane, क्योंकि ये हमेशा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होता है। यानी यहां पे SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नीडेड।
हमें यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। ठीक, डिफ्यूजन किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट है, सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट है। ठीक है जी। फिर डिफ्यूजन जो होती है ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसकी जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। बेटा डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कैन नॉट बी स्टॉप, जो मर्जी कर लो डिफ्यूजन तो अपने आप होनी होनी है, इसको रोका नहीं जा सकता। आप कभी रोक ही नहीं सकते। आपने चीनी को पानी में डाल दिया तो क्या रोक लोगे भाई उसको मूव करने से? नहीं रोक सकते। जबकि ऑस्मोसिस कैन बी चेक्ड, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड, कैन बी स्टॉप्ड। कैसे स्टॉप करेंगे वैसे तो आगे पढ़ाऊंगा, बट आप अगर इस पिस्टन पे, ये जो पिस्टन थी इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा देते, जो पिस्टन ऊपर मूव कर रही है उसके ऊपर प्रेशर लगा देते, तो क्या ये मूव कर पाती? ये मूव ही नहीं कर पाती मेरे दोस्त। ठीक, इस वजह से हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं बट कभी भी हम इसको नहीं रोक सकते, डिफ्यूजन को नहीं रोक सकते। फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कहीं पे भी हो सकती है, कैन बी इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस, कैन अकर इन लिक्विड्स और गैसेस, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, सारी जगह पे हो सकता है, बट ऑस्मोसिस इज फाउंड इन लिक्विड ओनली। ठीक, ऑस्मोसिस इज फाउंड इन लिक्विड्स ओनली, इन लिक्विड्स ओनली। तो पहली बात मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें फर्क पता चल गया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है और ऑस्मोसिस होता क्या है? ठीक, तो डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल मे बी सोल्यूट और सॉल्वेंट from the region of its higher concentration to lower concentration. It is generally intermixing, can be in liquids or gases, cannot be stopped, no semi-permeable membrane is needed, and it is along concentration gradient. Osmosis हम बोल सकते हैं flow of solvent into the solution through a semi-permeable membrane, or flow of solvent from the region of lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane. ठीक, it is always against the concentration gradient. Semi-permeable membrane is strictly needed here, and osmosis can be stopped. It is only a liquid phenomenon. अब ये तो था कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है जी, और कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि ऑस्मोसिस जो है ये क्यों होता है, कॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन लिख लिया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। अब अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ये कॉज क्या है बेटा ऑस्मोसिस का? व्हाट इज कॉज ऑफ ऑस्मोसिस? कॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का क्या कॉज है बेटा हमारे पास? क्यों ऑस्मोसिस होती है हमारे पास? व्हाट इज द रीजन फॉर ऑस्मोसिस? देखो बेटे, अब ऑस्मोसिस का रीजन समझने के लिए हमने क्या किया, एक वेसल ले लिया, ठीक है जी, और इस वेसल में वही एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हम लगाते आ रहे हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगा दी। ठीक है जी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को मूव करने देगी, सोल्यूट को नहीं, क्योंकि इसके पोर साइज बहुत छोटा होता है, सिर्फ इसमें से सॉल्वेंट ही मूव हो सकता है। यहां मैंने 1 मोलर यूरिया ले लिया है और यहां मैंने 2 मोलर यूरिया ले लिया है, ठीक, और मैंने थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन यहां तक दोनों का ले लिया है, ठीक। अब ये ऑब्वियस है कि भैया यहां पे ऊपर वेपर प्रेशर 1 है मान लो, और यहां वेपर प्रेशर 2 है मान लो। अब मुझे ये बताओ कि बेटा वेपर प्रेशर 1 ज्यादा कि वेपर प्रेशर 2 ज्यादा? यस, कौन बताएगा मेरे को? चलो बताओ। यस भूमिका, वेपर प्रेशर 1 ज्यादा कि वेपर प्रेशर 2 ज्यादा? वेपर प्रेशर 2 ज्यादा। वेपर प्रेशर 1, देखो बेटा हम ये जानते थे जितनी हम सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व कर देंगे उतना
आपका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट, है ना भाई। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। आपको बताया था जैसे आप सॉल्यूट डालते हो, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट को पकड़ लेते हैं, उड़ने नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से उसके वेपर कम बनते, वेपर प्रेशर कम होता है। तो जहां कंसंट्रेशन कम है वहां वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर 1 इज मोर देन वेपर प्रेशर 2। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा, यानी यहां पे जो धक्का लग रहा है वो धक्का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है और यहां धक्का कम लग रहा है। तो ऑब्वियसली यहां धक्का ज्यादा लगेगा, पुश ज्यादा लगेगा, यहां पुश कम लगेगा। तो क्या होगा, यहां पुश लगेगा तो ये यहां तक इस साइड को मूव करना शुरू हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट मूव कर सकता, सॉल्यूट तो कर ही नहीं सकता। जैसे जैसे सॉल्वेंट इस साइड मूव करने लगेगा, ठीक, सॉल्वेंट यहां मूव करना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू होगी, इसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों, यहां से पानी इधर जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, क्योंकि इसमें से सॉल्वेंट निकल रहा है, बिकॉज सॉल्वेंट मूव्स आउट, और यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट इज कमिंग इनटू इट, बिकॉज सॉल्वेंट इज कमिंग इनटू इट। ठीक है जी। तो हुआ ये कि धीरे धीरे एट अ टाइम, किसी टाइम पर, एट अ टाइम concentration of both the parts become same. At a time, concentration of both the parts becomes same. So tab vapor pressure 1 will be equal to vapor pressure 2. ठीक, तो दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा। जब दोनों साइड का प्रेशर बराबर होगा तो धक्का बराबर हो जाएगा। अगर धक्का बराबर लगेगा तो बेटा नो मोर ऑस्मोसिस, नो मोर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी ऑस्मोसिस स्टॉप्स। ठीक है जी। ठीक, क्लियर बात यह है कि ऑस्मोसिस होगी तो रुक जाएगी, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी जब दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। यानी द कॉज ऑफ ऑस्मोसिस इज डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ज्यादा है। डिफरेंस प्रेशर, जिस चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ऑब्वियसली बेटे जिस चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा, उस साइड से मूवमेंट का फ्लो होगा, उस समय सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं ऑस्मोसिस जो होती है इसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम a solution having more vapor pressure to less vapor pressure through a semi-permeable membrane। ठीक, तो देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो लो टू हाई कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अगर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो बेटा मोर वेपर प्रेशर से लेस वेपर प्रेशर की तरफ मूव हो रहा है। ये बात ध्यान में रखने की है। तो बेटा बोलो कॉज समझ में आया कि नहीं आया?
क्यों होती है ऑस्मोसिस? क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब आगे बात। अब सर आपने ना जगह जगह पे एक चीज लिखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, थोड़ा सा ये बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत सारी चीजें आप हमारे को पढ़ाओगे, पर पहले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बताओ हमारे को क्या होती है। देखो बेटे, अब हम डिस्कस करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने ये बताया तुम्हें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुआ करती है, which allows the passage of solvent only, which allows the passage of solvent only, which allow the passage of solvent only through it, not solute। बेटा वो solute को पास ऑन नहीं होने देती अपने पास से, सिर्फ सॉल्वेंट को पास ऑन होने देती है, बिकॉज इसका पोर्स बहुत छोटे होते हैं, बिकॉज देयर पोर्स आर वेरी स्मॉल, और स्मॉल पोर की वजह से ये सिर्फ सॉल्यूट को पास ऑन होने देती है, सॉल्वेंट को पास ऑन, सॉल्वेंट को पास ऑन होने देती है, सॉल्यूट को पास ऑन नहीं होने देता। क्लियर? ये बेटा दो तरह की हो सकती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है बेटा। एक हो सकती है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर एसपीएम लिखा हो तो मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और या फिर अब प्योरिटी का जमाना कहां है यहाँ, तो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये दो तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ करती है। ठीक है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज formed by goat bladder, या फिर पिग ब्लैडर, या फिर काउ ब्लैडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यानी आपके पास इससे बन सकती है, ठीक, लेकिन जो आर्टिफिशियल होती है वो कई चीजों से बनाई जाती है। ठीक, जैसे इट इज फॉर्म्ड बाय जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड का जिलेटिनस प्रेसिपिटेट हम लेंगे, दैट इज Cu2FeCN का होल 6। ठीक है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड है, इसका जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ले लेंगे तो बेटा हमारे पास इससे बनाई जाती है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया जाता है, ठीक, या फिर सेल्यूलोज नाइट्रेट ले लिया जाता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ठीक, या फिर पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज की जाती है बेटा। जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दे आर नॉट आइडियल, यानी ये आइडियली बिहेव नहीं करती, ठीक, इसमें कभी कभी सॉल्यूट भी पास ऑन हो जाता है, सो हम इसको अवॉइड करते हैं। हम वैसे भी प्राणी लविंग, हम लोग यू कैन से जानवरों को लव करने वाले हैं भाई, एनिमल लविंग लोग हैं, तो क्यों एनिमल्स को मारेंगे, उनका ब्लैडर निकालेंगे, हमने आर्टिफिशियली बना लेनी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय दिस, एंड दिस विल वर्क आइडियली मोर, ये ज्यादा अच्छी होती है। तो ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होती है, क्या होती है। उम्मीद करता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब भी समझ में आ गया। सर आर्टिफिशियल वाली बता।
आर्टिफिशियल वाली यहाँ तो कॉपर फेरोसेनाइड से बना ले भाई, यहाँ फिर कैल्शियम फॉस्फेट से, यहाँ सेलुलोज नाइट्रेट से, 3 चीजें हैं जिसका जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बना करके हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल बना सकते हैं, एंड दैट वर्क्स एज आइडली। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट बात हमारे पास आती है, ऑस्मोसिस कितनी तरह से हो सकती है, ठीक? क्या होती है ऑस्मोसिस, यानी एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एंडो ऑस्मोसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सो ऑस्मोसिस? ठीक है जी, देखो भाई, हमने क्या किया, हमने एक वेसल लिया, इस वेसल में मैंने एक मैंगो रख दिया, ठीक है जी। अगर बेटे मैंने इस मैंगो को क्या किया, वाटर में रख दिया, प्लेन वाटर में, ठीक, तो प्लेन वाटर में, तो बेटा आपको पता है मैंगो के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक, तो वाटर विल फ्लो इनसाइड मैंगो, ठीक है जी। तो हमारे पास यह मैंगो जो होगा वो स्वेल कर जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, समझ में आई? सो हियर मैंगो स्वेल्स, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट। तो अगर ऑस्मोसिस अंदर की साइड को होगी, यानी आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड द सेल, ठीक, इनसाइड द सब्सटेंस, दैट इज एंडोऑस्मोसिस। सो ये एंडोऑस्मोसिस हो गई। सो अगर डेफिनेशन लिखोगे तो बोलना भाई क्या, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। और वहीं पर बेटे जी ऐसा हो गया कि हमने क्या किया, इसी मैंगो को हमने रखा, लेकिन अब हमने इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, इसमें रख दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है भाई, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट भी बना के दिखा देते हैं। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, अब क्या होगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा है, हाईली कंसंट्रेटेड, जैसे मैंने यहां तो प्लेन वाटर रखा था, यहां कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन रखी है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहां से वाटर विल कम आउट ऑफ द मैंगो, यहां से वाटर बाहर आएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये मैंगो जो होगा श्रिंक कर जाएगा बच्चों, ठीक है जी। सो इधर मैंगो विल श्रिंक, मैंगो श्रिंक्स, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एज, जब किसी चीज से ऑस्मोसिस बाहर की तरफ होती, सॉल्वेंट बाहर जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। अगर सॉल्वेंट का फ्लो बाहर की तरफ को होगा किसी चीज से, तो वो एक्सोऑस्मोसिस होगा, और कहीं सॉल्वेंट का फ्लो अंदर को होगा तो वो एंडोऑस्मोसिस होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, ठीक, कैसे कैसे सर थोड़ा सा बता दो, डे टू डे लाइफ में इसके कौन कौन से व्हाट यू कैन से सर जी एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा बता दो। देखो बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये है इसका, सबसे डेली लाइफ में, कि मान लो हमारे घर पे सब्जियां हैं, ठीक, मान लो मूली लेकर के आए थे, ठीक, कैरेट्स लेकर के आई थी, अब वो काफी दिन बनाई नहीं, तो यूं हो जाएगी, है ना भाई, मूली गाजर यूं हो जाएगी। अब आप क्या करो, आप उसको पानी में डिप कर दो, रात को पानी में डिप कर दोगे, सवेरे टिंग, ठीक, फिर वैसे स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस, बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से ही ऐसा होता है बेटा, ठीक है,
कि हमारे पास जो सूखी हुई सब्जियां हैं, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हैं, ठीक, वो कैसे हो जाती है, वो हाइड्रेट हो जाती है, दे गेट्स हाइड्रेटेड। जस्ट अ सेकेंड, ठीक। तो इसी तरह से बेटे हम जेलीज लेते हैं, पिकल्स लेते हैं, पिकल्स या जेलीज में हम खूब सारा नमक या ऑयल डालते हैं। व्हाई? पिकल्स में या जेलीज में खूब सारा नमक क्यों डालते हैं, क्यों ऑयल ज्यादा डालते हैं? बेटा नमक इसलिए डालते हैं ताकि उसके अंदर अगर बैक्टीरिया या कोई फंजाई या कोई एल्गी लगे तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो एल्गी या बैक्टीरिया या वायरस से वाटर बाहर निचुड़ के आ जाए, यानी उसकी अंदर से एक्सोऑस्मोसिस हो जाए, बैक्टीरिया डिहाइड्रेट हो जाए, यानी मर जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए, जिससे आपका अचार खराब ना हो, आपकी जेली खराब ना हो। तो हमने ज्यादा सॉल्ट इसलिए डाला है ताकि सॉल्यूशन इज टू मच कंसंट्रेटेड और उसमें बैक्टीरिया जो भी गिरे या जो भी यू कैन से फंगस वगैरह हो, उसकी एक्सोऑस्मोसिस हो जाए, उससे वाटर बाहर निकल आए, वो डिहाइड्रेट हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाएगी तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमारा अचार खराब नहीं होगा। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमें ये बोल दिया जाता है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक, कि प्लांट्स इन marshy lands decays very soon। जो मार्शी लैंड होती है, मार्शी यानी दलदल वगैरह जो होती है, उसमें जो भी प्लांट उगते हैं वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते, खराब हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो बेटे होता क्या है, मार्शी लैंड में बेटे वाटर होता है, ठीक, और क्या है कि हमारे जो रूट हेयर्स होते हैं उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि वाटर मूव्स इनसाइड द रूट हेयर्स, क्या वाटर मूव्स इनसाइड द रूट हेयर, जिससे रूट हेयर स्वेल कर जाएंगे और स्वेल करके फट जाएंगे बेटा जी, तो प्लांट तो डीके कर जाएगा ना। तो हम इसमें बोलेंगे कि जो मार्शी लैंड में उगे हुए प्लांट है वो बड़ी जल्दी डीके क्यों हो जाते हैं? बेटे डीके इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मार्शी लैंड से वाटर उसके रूट हेयर्स के अंदर घुस जाता है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एंडोऑस्मोसिस हो जाता है। और एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से होगा क्या, होगा उसके जो सेल, जो रूट हेयर होंगे वो स्वेल करके फट जाएंगे और वो प्लांट बड़ी जल्दी डीके हो जाएगा। समझ में आई बात? दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोसिस, दिस एंड नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स। जैसे बेटा जो पेशेंट होते टॉन्सिलाइटिस के, ठीक, मान लो गला खराब है बहुत ज्यादा, बोलते गार्गल कर लो, है ना, नमक वाले गार्गल कर लो, सैलीन गार्गल्स। क्यों भाई? नमक गार्गल से गला कैसे ठीक हो जाएगा? बिल्कुल होगा कि जो बैक्टीरिया आपके गले को खराब कर रहे हैं, आपने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से गार्गल कर लिए, यानी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई, तो बेटा उनका वाटर बाहर निचुड़ आएगा, तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, डिहाइड्रेट होकर के मर जाएंगे बेटा जी। समझ में आया? तो इस वजह से गार्गल करने से आपका गला ठीक हो जाएगा, ठीक। अगर गला खराब हो तो गार्गल करना इसलिए अच्छा होता है सलीन वाटर से, ठीक है बेटा। ऐसे बहुत 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 सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, ठीक। पेपर में इस तरह के 1000 क्वेश्चन आ जाते हैं कि बोल दिया एक अंडा लिया, अंडे को बॉईल किया, पील कर लिया, और पील करने के बाद उसको पानी में रखा तो क्या होगा? बोलना सूज जाएगा भाई, हाथी का अंडा बन जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि पानी में रखा तो एंडोऑस्मोसिस एंड अंडा बिकम्स बिग, क्लियर। और बोला जी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, अंडा सिकुड़ जाएगा, छोटा चिड़िया का अंडा बन जाएगा। क्यों? एक्सोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ये सारा कुछ एक्सोऑस्मोसिस एंडोऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड है। इसी तरह से रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसीज, ठीक है ना। आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसी है,
देखो कितने सुंदर सुंदर बनाए हैं मैंने, ये आरबीसी है। ठीक, अब इन आरबीसी को अगर आप इसमें रख देते हो, वाटर में रख देते हो, से इसको प्लेन वाटर में रख दिया, तो सेम बात होगी यहां पे। इन वाटर दे विल स्वेल, इन वाटर दे विल स्वेल, दे विल स्वेल। ठीक है जी। और वहीं पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर इसी आरबीसीज को आपने क्या कर दिया, मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, ये आरबीसीज सॉल्ट सॉल्यूशन में है। ठीक है जी। तो अगर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो इन सॉल्ट सॉल्यूशन दे विल श्रिंक, दे विल श्रिंक, ये श्रिंक कर जाएंगे बेटा जी। ठीक, श्रिंक करके ये कुछ ऐसे श्रिवल से कर जाएंगे, ये ऐसे ना रह करके फिर ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक, यानी ये श्रिंकिंग हो गई, एंड दिस श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड एज, बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं कि श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म is called shrinking of protoplasm. What it is called as plasmolysis. It is called as plasmolysis. प्लाज्मा का लीसिस हो जाए। ठीक, तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये जो लिविंग कंटेंट है इसका श्रिंक कर जाना, इसको बेटा प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। और प्लाज्मोलिसिस इसलिए हो सकता है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर होगी। ऐसे ही बेटा रेड ब्लड सेल के फट जाने को, रेड ब्लड सेल को आपने किसमें डाल दिया, बहुत ज्यादा वाटर में डाल दिया, और वो आरबीसी बहुत ज्यादा स्वेल होकर फट गए, तो उसको हीमोलिसिस बोल देते हैं। हीमोलिसिस, फट जाना इसका, आरबीसी का, सिर्फ आरबीसी का। और किसी भी सेल का श्रिंक हो जाना, वो प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। कितने एग्जाम्पल दो, 1000 एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में दिखाई देता है कि व्हाई डॉक्टर्स एडवाइस लेस consumption of salt. Why doctor advise less consumption of salt by hypertensive person, यानी जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, वो ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, उसको ज्यादा मिर्ची ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। क्यों भाई? बेटा ज्यादा मिर्ची ज्यादा नमक खाएगा तो उसके ब्लड के अंदर अगर नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, तो वाटर अंदर आ जाएगा मेरे दोस्त। वाटर अंदर आएगा तो ब्लड वेसल्स में वाटर इकट्ठा होने से प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड वेसल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ने से ब्लड वेसल फट भी सकते हैं और बंदा ठा भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक, बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। तो इतने सारी चीजें, इतने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। सिर्फ यही चीज नहीं है, ये तो कुछ चंद क्वेश्चन मैंने तुम्हारे से डिस्कस किए। एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक, ऑस्मोसिस अंदर हुआ बाहर हुआ, यानी किस साइड हुआ, और हमें ये पता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा जिस साइड होगी उस साइड सॉल्वेंट का फ्लो होगा। उसके ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए ना। अब हम बात करेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ ली। ठीक, ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉज ऑफ ऑस्मोसिस, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन हमारा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पढ़ना रह गया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो जी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो बेटे, इसको कई तरह से हम बताते हैं।
हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगेगा, उसको बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी एक्सेस ऑफ प्रेशर which must be applied to check osmosis into it. Excess of pressure which must be applied over a solution, rather. Excess of pressure which must be applied over a solution to check osmosis into it. उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर तुम लगाओगे उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। मैं इसकी और डेफिनेशन भी बताऊंगा। बेटा इसको बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। जैसे पेपर मेथड होता है, ठीक, कई सारे मेथड, लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं हम करते हैं बार्कले एंड हार्टले मेथड। बार्कले एंड हार्टले मेथड, ठीक है जी। अब बार्कले हार्टले मेथड जो होता है, इससे कैसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर को चेक कर सकते हैं। देखो बेटे, हमने इस तरह से एक वेसल ले लिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें यहां पे एक फिक्स्ड पिस्टन लगा देते हैं। एक पिस्टन यहां लगा दी विच इज फिक्स्ड, ठीक, और एक यहां लगा देते हैं मूवेबल पिस्टन। ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, यहां से ठीक बीचों बीच में एक सिलेंडर बनाएंगे, बीचों बीच एक सिलेंडर बनाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला। ठीक, सो दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, बिल्कुल बीच में हमने इसका सिलेंडर बना दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल बीच ऐसे होना चाहिए। देखो थोड़ा ध्यान से ताकि तुम्हें समझा सकूं मैं। जस्ट अ सेकेंड, I had a thing to make you understand. Just a second. से ये बाहर का हमारा बॉक्स था, देख रहे हो, ये बाहर का बॉक्स, और ये बीच में मैंने सिलेंडर डाला ऐसे ऐसे करके, चारों जगह खाली है। ठीक, ऐसे करके हमने बीच में सिलेंडर डाल दिया है। ये सिलेंडर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आसपास, इसके आसपास सारी जगह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब बेटे देखो जी, यहां से हम क्या करेंगे, एक कैपिलरी रखेंगे और यहां से एक और कैपिलरी रखेंगे। ठीक है जी। और इसके अंदर बेटे हम लोग डालेंगे वाटर। कहां से, यहां से वाटर को यहां से ऐड करेंगे। हमने यहां पे वाटर को ऐड किया यहां से।
ठीक है जी। हम इस स्पीड पे वाटर को ऐड करेंगे कि भैया ये जो यहाँ का लेवल है ये ऊपर ना बढ़े, ये इतना ही रहे। हम इस स्पीड से वाटर को ऐड करना शुरू कर देंगे। वो ऊपर क्यों नहीं जाएगा ये भी समझाता हूं। इसके आसपास बेटा मैंने रख दी सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां पे रख दी सॉल्ट सॉल्यूशन। सो दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका वाटर यहां पे आया तो वाटर विल मूव टू द सॉल्यूशन, वाटर विल मूव टू द सॉल्यूशन, ये इधर जाना शुरू कर देगा। हम सिर्फ उतनी स्पीड को एडजस्ट कर लेंगे जिससे ये लेवल ना बढ़े, जो वाटर यहां आए वो यहां से यहां जाता रहे, यानी इस वेसल के अंदर जाए, इस साइड ना जाए, इतनी स्पीड से। जितना हम पानी डाल रहे हैं वो सिर्फ ऑस्मोसिस में जा रहा है। वो कैसे पता चलेगा वो सिर्फ ऑस्मोसिस में जा रहा है? इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, लेवल नहीं बढ़ा इसका मतलब सारा पानी इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इधर नहीं जा रहा। इधर जाता तो लेवल बढ़ता, तो ऑस्मोसिस हो रही है पूरी की पूरी। अब जब यहाँ पे वाटर बढ़ता जाएगा बेटे, वाटर बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा और ये पिस्टन ऊपर को मूव करने लग जाएगी। आपने इस पिस्टन के साथ एक प्रेशर वॉल्व लगा रखा है, ठीक, जो प्रेशर को चेक करेगा। ठीक, आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रेशर लगाना है, प्रेशर इसके ऊपर लगाना है ताकि ये पिस्टन ऊपर मूव ना करे और वाटर इधर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए, इधर इंक्रीज होना शुरू हो जाए। बेटा जब वाटर इधर इंक्रीज होना शुरू हो गया इसका मतलब हमने ऑस्मोसिस को रोक लिया, इसका मतलब हमने ऑस्मोसिस को रोक लिया, क्योंकि पानी इधर से इधर जाना था तो ये ऊपर जाना था, हमने इसको धक्का मारा ताकि ऊपर ना जाए, ये अपनी जगह पे खड़ा रहे, तो सारा पानी इधर को आने लग गया, यानी ऑस्मोसिस रुक गई। उस समय प्रेशर वॉल्व की रीडिंग चेक कर ली, वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से शो करते हैं, तो उस समय ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमें शो करेगा। तो हमने वो प्रेशर लगाया यहां पर मेरे भाई, ये है पाई, ठीक, वो प्रेशर लगाया जिससे ऑस्मोसिस रुक गया, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। द प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड ओवर अ सॉल्यूशन टू चेक ऑस्मोसिस। बोलो बेटे बार्कले हार्टले मेथड समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, अब देखो बेटे अगली बात, अगली बात, ये वैसे बेसिकली ये ऊपर उठा क्यों, ये पिस्टन ऊपर उठा ही क्यों, ठीक, क्यों? क्योंकि इधर एक प्रेशर डेवलप हो रहा था, इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की वजह से यहां प्रेशर डेवलप हो रहा था, एंड दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, सॉल्वेंट का प्रेशर जो यहां डेवलप हो रहा था, जो हमने ऊपर से लगाया, जितना प्रेशर यहां डेवलप हुआ उतना लगाया तो वाटर इधर नहीं आया। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed in the solution, developed in the solution, in the solution due to osmosis, due to osmosis in it। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस के हो जाने की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, हाइड्रोस्टैटिक, हाइस्टैटिक नहीं है भाई, हाइड्रोस्टैटिक है, गलती से हाइस्टैटिक लिख दिया गया, इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed in a solution due to osmosis in it, that is called as osmotic pressure। तो इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं और पाई से डिनोट करते हैं। बोलो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया कि नहीं आया?
नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेटे कुछ लॉज हमारे पास दे दिए गए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने की। ठीक, सबसे पहला आएगा व्हाट ऑफ बॉयल्स लॉ। व्हाट ऑफ बॉयल्स लॉ। अब व्हाट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कहता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है जी, यानी सी इज कॉन्सेंट्रेशन, इन दिस केस वी टेक मोलैरिटी। ठीक, इन दिस केस वी टेक मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां मोलैरिटी ही लेते हैं जनरली। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना बेटा लिक्विड की, तो जनरली दिस सी इज मोलैरिटी, जनरली ये मोलैरिटी होती है। ठीक, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो सर वॉट ऑफ तो ठीक है, फिर बॉयल्स लॉ क्यों है? बेटे बॉयल्स लॉ कहता था पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, याद होगा है ना, यही कहता था ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी व्हेन टेंपरेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अब देखो पी, ये जो पाई है ये भी तो प्रेशर है, सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन N by V, number of mole per unit volume. If number of moles kept constant, तो pi is directly inversely proportional to V. तो सेम ही तो बात आ गई, जो बॉयल्स लॉ वाली बात थी वो यहां आ गई कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट ये सॉल्यूशन के लिए है, इसलिए इसको वॉट ऑफ बॉयल्स लॉ बोल दिया गया। तो मतलब जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जनरली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। बेटे यहां ना सर ने एक शब्द यूज किया, जनरली। कई बार कंसंट्रेशन कम होने पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ठीक, वो आगे की बात है। ठीक, बट हाँ ये बात जरूर है कि कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने का चांस ज्यादा है। मोर इज द कंसंट्रेशन, मोर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, डेफिनेटली है। ठीक, बट ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी जो टूटते नहीं है, जुड़ते नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया एटसेट्रा, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल रहता है। ठीक, एप्लीकेबल तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी है, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं जो आगे समझाऊंगा। ठीक, आगे हमारे पास दूसरा आ जाता है व्हाट ऑफ गे-लुसाक्स लॉ। व्हाट ऑफ गे-लुसाक्स लॉ। व्हाट ऑफ गे-लुसाक्स लॉ, बेटा व्हाट ऑफ गे-लुसाक्स लॉ कहता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, अदर थिंग्स केप्ट कांस्टेंट। जैसे गे-लुसाक्स लॉ बोलता था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वैसे ही हमारे पास व्हाट ऑफ गे-लुसाक्स बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मूवमेंट बढ़ती है, मूवमेंट बढ़ती है तो ऑस्मोसिस बढ़ता है, ऑस्मोसिस बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगली बात आती है कंबाइनिंग बोथ, इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग बोथ। ठीक, दोनों को कंबाइन कर दो जरा। तो देखो बेटा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, rather directly proportional to C as well as T. तो pi is directly proportional to CT. जब भी कांस्टेंट का ये हटाते हैं तो pi is equal to यहां लगा देंगे SCP, where S is proportionality constant, where S is proportionality constant.
proportionality constant called as solution constant. क्या कहेंगे इसको? सॉल्यूशन कांस्टेंट। और s की वैल्यू न्यूमेरिकली इज इक्वल टू r होगी, r गैस कांस्टेंट, ठीक। s इज न्यूमेरिकली इक्वल टू r, s इज न्यूमेरिकली इक्वल टू r, यानी s की जो वैल्यू होगी, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे दिया गया हो और वॉल्यूम लीटर में दे दिया गया हो, तो s की वैल्यू 0.0821 होगी, और यही यहां पे ज्यादातर यूज होगी, ठीक, क्योंकि हमारे पास प्रेशर यहां पे एटमॉस्फेयर में ही ज्यादातर होता है, वॉल्यूम लीटर में ही ज्यादातर होता है। वहीं पर अगर प्रेशर बार में हुआ और वॉल्यूम लीटर में हुआ, तो बेटा इसी s की वैल्यू 0.083 जो r की वैल्यूज थी वही यूज हो रही है, ठीक है, वही यूज हो रही है r की वैल्यूज। SI में अगर इसकी वैल्यू होती तो 8.314 होती, बेटा वो यूज नहीं करते हम लोग, ठीक। अगर SI में क्यों? उसके लिए हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में चाहिए, प्रेशर पास्कल में चाहिए। वो मीटर क्यूब बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है बेटा, 1000 लीटर सिंटेक्स की टैंकी में सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए वो पंगा हम लेते नहीं है। हमारे पास यही दो वैल्यूज जनरली इसके न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगी। पर सर ये r के बराबर क्यों है? देखो बेटे, हम ये जानते थे PV इज इक्वल टू nRT होता है कि नहीं? होता है। अब हमें ये भी पता था कि C जो होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, होता है कि नहीं? होता है सर। तो पाई विल बी इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं N बाय V ST, कंसंट्रेशन की जगह मैंने क्या ले लिया? N बाय V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये V इधर चला गया, तो पाई V इज इक्वल टू NST। तो जैसे ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ठीक, ये भी नंबर ऑफ मोल्स, ये भी नंबर ऑफ मोल्स, ये भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली ये भी बराबर होने चाहिए। तो इन दो इक्वेशंस को अगर आप आपस में कंपेयर करते हो तो समझ में आता है कि S इज न्यूमेरिकली इक्वल टू R, और कंबाइन करके ये जो इक्वेशन बनती है इसको आइडियल सॉल्यूशन लॉ बोल देते हैं। जैसे आइडियल गैस लॉ या आइडियल सॉल्यूशन लॉ भी बोल देते हैं। व्हाट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लॉ, अकेला आइडियल सॉल्यूशन लॉ मत बोलना, वो तो रॉल्स लॉ भी हो सकता था, ठीक। हम क्या बोलेंगे? व्हाट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लॉ, व्हाट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लॉ, पाई इज इक्वल टू CST या CRT। कई लोग इसको बेटा R ही लिख देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। कई बुक्स में ऐसे दिया होता है, CST भी दिया होता है, CRT भी दिया होता है, क्योंकि R की वैल्यू इसके बराबर है। बोलो बेटे, ये समझ में आ गया सारा कुछ कि नहीं? यस और नो? ओके, नाउ अगली खास बात, अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT या CST, और S की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल टू R। सिर्फ ये देखना है प्रेशर पास्कल में लेना है या बार में लेना है। पास्कल में लेना है, रादर एटमॉस्फेयर में लेना है कि बार में? एटमॉस्फेयर में लेना है तो 0.0821, बार में लेना है तो 0.083, ठीक। इसको हम लगा सकते हैं, ठीक। इससे हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, दिस विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन बिफोर दैट हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी है, ठीक। जो थ्योरी है, मैंने आपको कहा ना, थ्योरी इज अटमोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइप की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, अगेन से हम एक वेसल लेंगे। हमने एक वेसल ले लिया। अब इस वेसल में मैंने क्या किया, मैंने दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा, एक यहां लगा दी
एक यहां लगा दिया। उससे हमारे वेसल के 3 कंपार्टमेंट बन गए भाई, है ना। वेसल में 3 पार्ट बन गए। यहां मैंने 1 मोलर यूरिया ले लिया, यहां मैंने 2 मोलर यूरिया ले लिया, और यहां मैंने 3 मोलर यूरिया ले लिया। ठीक है जी। अब कुछ एक चीजें ध्यान देना। मान लो इसका वेपर प्रेशर 1 है, इसका वेपर प्रेशर 2 है, इसका वेपर प्रेशर 3 है। ठीक है जी। और यहां ये पाई 1 है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई 2 है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई 3 है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले तो ये बताओ कि वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। ऑब्वियसली जिसकी कंसंट्रेशन कम वहां वेपर प्रेशर याद आ, यानी वेपर प्रेशर 1 is greater than vapor pressure 2 is greater than vapor pressure 3। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है ना जी, ये पहले क्लियर कर चुके हैं। तो यानी यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहां प्रेशर कम लगेगा, यहां मिनिमम लगेगा। तो यहां से ऑस्मोसिस यहां ज्यादा होगा, यहां से यहां ज्यादा हो जाए। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली ज्यादा ऑस्मोसिस साइड हो के आएगी, सारा पानी से आएगा। तो अगर मैं यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर देखूं, ऑर्डर ऑफ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा पाई 3 इज ग्रेटर देन पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1। सर ये क्यों बताया आपने। देखो बेटा यहां पे ध्यान रखना कि solution with greater osmotic pressure, solution with greater osmotic pressure, greater osmotic pressure is called hypertonic solution, hypertonic solution। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो हाइपरटोनिक होता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्यूशन 1, ये 2 और ये 3, 3 इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एज कंपेयर्ड टू 2 and 1। बेटा ये कंपैरिजन में होगा ना, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो भैया कंपैरिजन में होगा, अलग अलग थोड़ी देखेंगे। ठीक, उसी तरह से हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक, with less vapor pressure, less osmotic pressure rather, is called hypotonic। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, जैसे 1 is hypotonic as compared to 2 and 3, whereas 2 is hypotonic as compared to 3 only, and 2 is hypertonic as compared to 1। यानी ये आपस में रिलेटिव है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक रिलेटिव है। यानी एक दो सॉल्यूशंस पास होंगे तभी तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा एक का कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर तो तभी आएगा ना बेटा जब दो सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाया जाएगा, है ना बेटा, ऐसे थोड़ी आएगा। तो ऑब्वियसली जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको हाइपरटोनिक बोलना, और जहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको हाइपोटोनिक बोलना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों
क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसा पढ़ा देते जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसकी कंसंट्रेशन कम वो हाइपोटोनिक। याद रखना ये गलत बात। कंसंट्रेशन से नहीं देखेंगे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर से देखेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, पर मैंने अभी बोला ना कि कभी कभी उल्टा हो जाता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वाले को हाइपरटोनिक बोलना, कंसंट्रेशन ज्यादा वाले को नहीं। ये मैं आगे प्रूव कर दूंगा कि किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बाद भी वो हाइपोटोनिक है, प्रूव हो जाएगा। ठीक, आपने सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में सोचना है। इसी तरह से two solutions having same osmotic pressure, two solutions having same osmotic pressure, two solutions having same osmotic pressure are called isotonic, solutions. ठीक, समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.91% NaCl solution is isotonic to blood plasma. ठीक, ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक 0.91% NaCl solution होता है। जब बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाए, उल्टियां लगी हो, ठीक, या फिर डायसेंट्री हो या डायरिया हो, ठीक, तो जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको एक बॉटल लगा देते हैं। ग्लूकोज की नहीं होती लड्डू, इसकी होती सैलीन, दैट इज NaCl, and that is 0.91% NaCl solution which is isotonic to blood plasma. On the other hand 0.5, हम ये भी बोलते हैं 5% glucose solution is isotonic to blood plasma. जब ग्लूकोज किसको चढ़ता है? जो खा पी नहीं सकता, जिसको एनर्जी नहीं मिलती, खा पी नहीं सकता, उसको ग्लूकोज चढ़ाते बेटा, और वो कितना होता है? वो 5% होता है। तो बेटा 91% NaCl solution is isotonic to blood, whereas 5% glucose solution is isotonic to blood. अब खास बात, हाइपरटोनिक जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, कम करने के लिए वो और ज्यादा क्या करेगा? सॉल्वेंट को लेगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि हाइपरटोनिक गेन्स सॉल्वेंट, हाइपरटोनिक में हमेशा सॉल्वेंट आएगा। ठीक है जी, ताकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो सके, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो सके। और वहीं पर हाइपोटोनिक ऑलवेज लूजेस सॉल्वेंट। ठीक है जी, हाइपरटोनिक हमेशा गेन करता है सॉल्वेंट को, हाइपोटोनिक हमेशा, देखो यहां से इस साइड जा रहे हैं ना भाई, तो ये बात ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो दो क्वेश्चन इस पे पूछ रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, ये बात मैंने बोला कि हाइपरटोनिक हमेशा सॉल्वेंट गेन करता है। अब मान लेते हैं हमारे जो चरण साहब है वो डॉक्टर बन गए, बनना चाहते थे इंजीनियर, है ना, गलती से बायो भी ले रखी हो, मान लो डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बन गए और इनकी जो पोस्टिंग है वो रिमोट एरिया में किसी विलेज में हो गई। ठीक है जी, अब विलेज में चले गए चरण साहब। अब हुआ ऐसा कि वहां पे एक मरीज जो था डिहाइड्रेट होकर के इसके क्लिनिक में आ गया, इसने अपनी क्लिनिक खोली। ठीक है, डिहाइड्रेट होकर के क्या हो गया कि मरीज इसके पास आ गया। अब भाई को ये याद था कि इसको नमक चढ़ाना, NaCl चढ़ाना, पर अंदर देखा NaCl की बोतल ही खत्म है, सैलीन की बोतल ही खत्म है, पर इसको केमिस्ट्री आती थी, इसको पता था कि NaCl का सोल्यूशन मैं चढ़ा सकता हूं। तो उसने फटाफट नमक लिया, पानी में डाला और मिक्स किया, पर इसको ये याद नहीं था कितना डालना है।
अब देखो बेटा, ये तो 0.91%, 91 थोड़ा अजीब सा है, तो इसको दिमाग में नहीं था, इसको कुछ 5% दिमाग में रह गया, तो उसने 5% ग्लूकोज जो है वो डाल दिया, ठीक, 5% NaCl डाल दिया, ग्लूकोज ने NaCl डाल दिया पानी में 5%, और बंदे को चढ़ा दिया। तो क्या होगा मालूम, ये बंदे का बचा खुचा पानी भी निचोड़ लेगा, है ना भाई? क्यों? इसने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लगा दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा? इट गेन्स सॉल्वेंट, ठीक है जी। अब एक बार इसने गलती कर दी, ठीक है, ये दिल में रह गई, अगली बार फिर पेशेंट इसके पास आया, अब इसको था कि यार 5% से तो उल्टा हो गया था, शायद 0.5% होता होगा, 0.91% किसको याद रहता है यार? तो इसने 0.5% चढ़ाया, मिक्स किया, चढ़ा दिया, बंदा फूल गया। जानते क्यों? अरे पानी पानी चला गया यार, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल लूज सॉल्वेंट, वो सिर्फ सॉल्वेंट लूज करेगा, वाटर लूज करेगा, बंदे के अंदर वाटर जाता रहेगा, फटा। समझ में आई बात? इसलिए याद रखना चरण जी कि 0.91% NaCl सॉल्यूशन चढ़ाना है, विच इज आइसोटोनिक। देखो बेटा, दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एक होते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन जो ऐसे बीन में डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं, दे आर आइसोटोनिक। तो जो इंजेक्शन आइसोटोनिक होते हैं सीधे बीन में डाल देते हैं, इंट्रावीनस। एक बहुत गलत गलत जगह लगाते हैं ना भाई, है ना? एक तरह के इंजेक्शन होते हैं बहुत गलत गलत जगह लगाते लोग, ठीक। अभी तुम्हारी सोच है भाई, गलत गलत यहाँ पे भी हो सकता है, जहां मस्कुलर मास हो वहां लगा देते हैं। वो होते हैं अगर वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, क्योंकि ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, तो पहले मसल्स के थ्रू हो करके अपने को आइसोटोनिक बनाएंगे और फिर जाके ब्लड में मिक्स अप होंगे। तो यह इंट्रावीनस चुटकी में असर करता है, चुटकी के अंदर इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया, दर्द ठीक। इंट्रामस्कुलर थोड़ा 5, 10, 15, 20 मिनट बाद असर करता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। बोलो क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया क्या क्या समझाया सर ने? चरण साहब समझ में आया? ओके, नाउ एक क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक। क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे? मान लो मुझे ये दे दिया कि एक वेसल है, इस वेसल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें मैंने डाला 1 मोलर FeCl3 और यहां डाला 3 मोलर KCNS, ठीक। ये दो सॉल्यूशन डाली है, 1 मोलर FeCl3 सॉल्यूशन और दूसरी KCNS सॉल्यूशन। पहला ये A है, ये B है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किस साइड से किस साइड होगा? ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि FeCl3 और KCNS ये आपस में रिएक्ट करके FeClS ब्लड रेड कलर का होता है। सो दिस इज ब्लड कलर, दिस इज ब्लड रेड इन कलर। तो आपको पूछना है कि ब्लड रेड कलर किस कंपार्टमेंट में आएगा? ब्लड रेड कलर, blood red color appears in कौन से कंपार्टमेंट में आएगा? तो ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास,
चलो भाई आंसर दो। यस क्विकली, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां? A to B. ए टू बी। सारे बच्चे ऐसे बोलते भूमिका। ठीक बेटा, सबसे पहले समझ लेना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज ऑन द बोथ साइड, on the both side, but at an unequal rate, at an unequal rate। बेटे जो दरवाजा अंदर आने के लिए होता है क्या वो बाहर जाने के लिए नहीं होता? तो अगर यहां का सॉल्वेंट यहां जाएगा तो यहां का भी तो यहां जाएगा, बट रेट अलग अलग होगी। हाँ, अगर मैंने यहां पे ये बोल देता नेट फ्लो, तो नेट फ्लो डेफिनेटली ए से बी की तरफ होता, क्योंकि ए जो है वो हाइपोटोनिक है, विल लूज सॉल्वेंट, तो उसका सॉल्वेंट लूज करने का रेट ज्यादा और इसका कम होगा। इस वजह से एक बात तो ध्यान रखना, फ्लो दोनों साइड होता है पर रेट अलग अलग होता है। हाँ, नेट फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ठीक, अगली बात, ये ब्लड रेड कलर कौन से कंपार्टमेंट में अपेयर होगा? यस सर फॉर्मेशन ही नहीं होगी ब्लड रेड की। क्यों बेटा? सर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है ना। वेरी नाइस, आंसर इज नन। बहुत सारे बच्चे यहां पे भी गड़बड़ कर देते हैं। मेरे बच्चे सल्यूट तो मूव ही नहीं करेगा, है ना, और ये क्या है? सॉल्यूट है, मूव सॉल्वेंट ने करना है, सो रेड कलर कहीं अपेयर नहीं होगा। वे सॉल्वेंट थोड़ी वाटर से रिएक्ट करके थोड़ी देरा रेड। तो ये बात ध्यान रखना कि सल्यूट के रिएक्शन से अगर कलर आ रहा है तो मेरे दोस्त सल्यूट तो मूव ही नहीं करेगा, इस वजह से कलर नहीं होगा। ठीक, तो ऑस्मोसिस क्या होती, कैसे होती, सब कुछ समझ में आया कि नहीं? लास्ट बात आज के लिए, आज की आखिरी बात, रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, बेटे घर पे तुम्हारे आरओ सिस्टम लगे होंगे, लगे हैं कि नहीं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ होता क्या है? जो वाटर प्यूरिफायर आरओ होते हैं होता क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस तो होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब उल्टा ऑस्मोसिस। नाउ अगर किसी सॉल्यूशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट उल्टा हो जाए, नेट फ्लो उल्टा हो जाए। सो इफ pressure more than osmotic pressure is applied, so flow of solvent is reversed, ठीक, as suggested by osmosis, जैसे, ठीक, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा हो जाना। जैसे हम बात करेंगे डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक निकालना, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक ऐसे निकाला जाता है बेटे। हमने क्या किया, हमने ऐसा एक कंपार्टमेंट मान लो ले लिया आगे से, और इसमें यूज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है, ठीक है जी। सो दिस इज एसपीएम। अब इस साइड बेटा मैंने NaCl सॉल्यूशन ले लिया, इस साइड बेटा वाटर ले लिया, प्योर वाटर। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस फ्लो इधर होना चाहिए, नेट फ्लो, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस नेट फ्लो इधर होना चाहिए था। पर मैंने क्या किया, यहां पे एक पिस्टन लगा दी, और पिस्टन लगा दी, और यहां पे प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दी।
ठीक है जी। तो क्या होगा, पानी का फ्लो इधर को जाना शुरू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जितना हमने प्रेशर उस पर जो ज्यादा प्रेशर लगाते, तो यहीं का वाटर बेटा ऑब्वियसली कॉज याद करो जरा ऑस्मोटिक प्रेशर का, दैट वाज वेपर प्रेशर का ज्यादा होना। तो यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा था इसलिए इधर को जा रहा था, अब आपने उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ लगा दिया तो काके ये इस साइड को मूव करना शुरू करेगा, उल्टा हो जाएगा, उससे धीरे धीरे सारा पानी इधर, यहाँ नमक रह जाएगा। दिस इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर एंड दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस उल्टा। तो उम्मीद करता हूं रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से हमारे घर के आरओ सिस्टम वर्क करते हैं। उसमें एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिससे पानी गुजरता है, और एक पंप लगा होता है प्रेशर वाला, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो उस प्रेशर की वजह से पानी प्योर वाटर बाहर चला जाता है और जो गंध होता है वो उस मेम्ब्रेन के अंदर अंदर रह जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा ऑस्मोसिस हो जाता है। तो ऐसे ही मेम्ब्रेन लगी होती है, ऐसे गंदा पानी आ रहा होता है, गंद यहाँ रह जाएगा, वाटर इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्योर वाटर आप पी सकेंगे। तो दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। So that is desalination of sea water, या आपके घर पे जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं, आरओ सिस्टम होते हैं, वो ऐसे वर्क करते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट?